सर ये जो सेक्शन 66 में प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ करते हैं, इससे क्या मतलब है? प्रॉपर्टी के एसेट्स के मायने में आ रही है? ये सवाल कर रहे हैं उसका को ओनरशिप का, कि को ओनरशिप में क्या प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। बिजनेस के अलावा सैलरी को तो निकाल देना, सैलरी में तो को ओनरशिप होती नहीं है। बाकी आपके कितने हेड बचे? 4। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 66 ने कैटेगोरिकल, इनका सवाल जो है वो को ओनरशिप से है कि लॉ ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी को ओन होगी तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगी, बल्कि प्रॉपर्टी की जो टैक्सेबल इनकम होगी वो डिवाइड की जाएगी। ठीक है ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। उसमें बिजनेस का तो सेक्शन 66 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर बिजनेस में आप को ओनरशिप करेंगे तो उसको कभी भी को ओन्ड नहीं समझा जाएगा, वो उसको तो निकाल दें। बाकी क्या बच गया? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन तीनों के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी जिससे इनकम जनरेट हो रही है या प्रॉपर्टी की डिस्पोजल से इनकम जनरेट हो रही है, वो प्रॉपर्टी को टैक्स नहीं लगाएंगे। दोबारा सुन लें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इन तीनों हेड्स के अंदर प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो या प्रॉपर्टी को सेल करने से इनकम जनरेट हो, अगर वो को ओन्ड है तो उसको को ओनरशिप में ही लेकर चलेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स खुद पे नहीं करेगी, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली, और हर मेंबर अपने अपने हेड में जाके उसको टैक्स करवाएगा। ये को ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है। सर एक सेक्शन 69 में ये सीट में हमने पढ़ा था कि अप्लाई ऑन द बिहाफ, ये सिर्फ एम्प्लॉयर के ऊपर अप्लाई नहीं, ये जो इनका सवाल ये है कि सेक्शन 69 के अंदर हमने बात की थी अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन, तो क्या ये सिर्फ सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है? द आंसर इज नो। ये जितने भी मैंने सेक्शन पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं, इसको ये है जनरल कॉमन रूल्स। इसका नाम क्या है? कॉमन रूल्स। ये पूरे ऑर्डिनेंस में अगर कहीं पर भी कोई चीज़ को डिफाइन नहीं किया जाएगा तो इन डेफिनेशंस को ही अप्लाई किया जाएगा, लेकिन अगर कोई रूल इनके अगेंस्ट जाएगा तो फिर इनको छोड़ के हम उस स्पेसिफिक रूल को ही फॉलो करेंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी बंदे को हमने कहा कि यार मेरे बिहाफ पर आप ये काम कर दो, मैं पैसे आपको बाद में दे दूँगा, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि इसकी कोई एग्जांपल। सबसे पहले है सैलरी में। मैं जॉब करता हूँ, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 1 लाख रुपया सैलरी देनी थी। ठीक, मैंने कहा कि इस वक्त मैंने बैंक की एक किस्त देनी है 50,000 की, आप वो बैंक में मेरी किस्त वो जमा करवा दें। तो मेरे एम्प्लॉयर ने 50,000 उधर दे दिया और 50,000 मुझे दे दिया। तो 50,000 जो मुझे दिया गया दैट इज़ एक्चुअली रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69, और जो उसने 50,000 बैंक को दे दिया मेरे बिहाफ के ऊपर, वो है अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ इमरान शहजाद, मेरे बिहाफ के ऊपर अप्लाई कर दिया गया। इज इट क्लियर? तो लॉ क्या कहता है? एक्चुअली रिसीव 50,000 अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान शहजाद 50,000, तो टोटल मेरी रिसीट कितनी होगी? 1 लाख रुपया। एक चीज़ हो गई। अब आ जाए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। मेरा एक किराएदार है, मैं उसे कहता हूँ कि 50,000 आपने मुझे रेंट देना है, और इस घर के बाहर एक चौकीदार है, ठीक है, उसकी सैलरी भी तुम दोगे, देनी मैंने है, मेरा भी घर है, उसको वो भी है, रेंट पे भी है, मेरा घर भी है, चौकीदार हमने एक रखा हुआ है। अब मेरा टेनेंट क्या करता है, किराएदार क्या करता है कि उसकी हर महीने 20,000 रुपये उसको सैलरी भी देता है। तो 50,000 रेंट मुझे दिया, मेरे बिहाफ के ऊपर उसने सैलरी पे कर दी उस चौकीदार की, ठीक है, तो कहेंगे अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन, तो मेरी टोटल रेंट कितना गिना जाएगा? 70,000। रिसीट मेरी कितनी होगी? 70,000। 50 मुझे मिला और मेरे बिहाफ के ऊपर उसने 20,000 की किसी को पेमेंट कर रहा है। अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन 70,000 हो गया। क्लियर होगी बात? अब आते हैं बिजनेस में। मैंने एक शख्स को सप्लाई दी है 1 करोड़ रुपए की, उसको एक सप्लाई दे दी 10 मिलियन की, ठीक है। अब उसने 10 मिलियन मुझे देना है, वो मैं लाहौर में हूँ, वो कराची में है। मैंने कराची से ही किसी से सप्लाई ली हुई है, उस बंदे को मैंने 30 लाख रुपए देना है, 3 मिलियन। अब मैं इस रिहर्सल से बचता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैं इससे पैसे रिसीव करूँगा, फिर अपने बैंक अकाउंट से रूट करूँगा, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार एक काम करो, तुमने मुझे 10 मिलियन देना है ना,
3 मिलियन जो है वो फराम मेमन को पहुंचा दो और 7 मिलियन मुझे दे दो। उसने 7 मिलियन मेरे अकाउंट में रूट करवा दिया और 3 मिलियन उसको दे दिया। कितने हो गए? 10 मिलियन एक्चुअली रिसीव्ड एंड अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन। मेरे बिहाफ पे उसने आगे पेमेंट कर दी। इसी तरह कैपिटल गेन में भी आप इसी एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। किसी पेमेंट को मुझे पेमेंट की गई मेरे बिहाफ पे या मैंने किसी को पेमेंट की, वो इसी के अंदर ही आएगा। यानी बताने का मकसद है कोई साहब ये नहीं कह सकता मुझे तो ये पैसे मिले ही नहीं, मेरी सेल है 10 मिलियन की, मुझे मिल रहे हैं 7 मिलियन, तो मैं एक्चुअली रिसीव्ड पे जाऊंगा तो मैं कहूँगा मुझे तो 7 ही मिले हैं, 3 तो उसने मुझे दिए ही नहीं है। भाई आपके बिहाफ के ऊपर इसने अप्लाई किया है ना, तो ये आपकी ही रिसीट है। सर इन जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं इन केसेस में हमारा पहले से ही रिसीवेबल एक बना हुआ था। लेट्स सपोज हम ये करते हैं कि किसी को कहते हैं कि आप हमें लोन दें, या कहें कि भाई हमने रिसीवेबल नहीं थे, हम उसे कहते हैं कि यार ये मेरे बिहाफ पर आप दे दो, मैं आपको बाद में दे दूँगा, वापसी कर दूँगा पैसे। इस केस में भी यही, ये तो नहीं अप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन नहीं है। नहीं भाई वो तो लोन की आप एग्जांपल दे रहे हैं जिसको मैंने वापस करना है, तो ये तो मेरे बिहाफ के ऊपर नहीं है जो मेरी एक्चुअली रिसीव होगी। ठीक है, ये सारे जो थे उसका एक बेसिक उसका वो स्ट्रक्चर था। अच्छा, व्हाट्सएप के अंदर मैंने एक 3 पेजेस आपको किए थे मैसेज, बस। और ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था ना, ये मैंने उसके साथ शेयर भी किया था आपको। दैट्स इट्स ओके, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब हम एक जनरल फॉर्मेट के ऊपर चलेंगे, हमारे तमाम क्वेश्चन उसी पे बेस करेंगे। आज जो मैं आपके सामने जो एक फॉर्मेट ड्रॉ करूंगा, हमारे तमाम क्वेश्चन जो हैं वो उसी के ऊपर ही बेस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो ये की थी कि पाकिस्तान के अंदर बजट आएगा जून में, नंबर 1, राइट। मैं ज़रा वो स्टेजेस दोबारा ज़रा रिवाइज़ कर दूं कि हमारा जो बजट आएगा और उस बजट में क्या होगा, फाइनेंस बिल होगा, और वो फाइनेंस बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट होगा। और ये फाइनेंस बिल जो है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा। लेट्स सपोज कि इस जून के अंदर जो हमारे पास बिल है, जून 2021 में, it is applicable from 1st July 2021 till 30th June 2022 and it is called tax year 2022। इसको कहेंगे फाइनेंशियल ईयर हमारा है। अगर आप बोलेंगे ना फाइनेंशियल ईयर, तो हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st July 21 एंडिंग ऑन 30th June 2022। एंड इफ़ यू से टैक्स ईयर, तो फिर हम कहेंगे टैक्स ईयर 2022, ये वाला टैक्स ईयर, इसको हम इस तरह से बोलेंगे। अक्सर नेट के ऊपर भी लोगों ने गलत लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2021-2022, दैट इज़ क्वाइट रॉन्ग, वो गलत कॉन्सेप्ट है इसका। जब आपका फाइनेंशियल ईयर होता है तो इस साल गवर्नमेंट फारिग नहीं बैठती, वो क्या करती है, आपसे एडवांस टैक्स लेती रहती है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। देयर आर सो मैनी ट्रांजैक्शन जिनके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती रहती है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस, राइट। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, उसके ऊपर उन्होंने आपसे टैक्स ले लिया, आपको सैलरी मिली, टैक्स ले लिया, गाड़ी परचेज की, टोकन लिए आपने, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की आपने। देयर आर सो मैनी वेन्यूज़ जहाँ पर आपसे जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है। साल के एंड के ऊपर जाके आपने क्या करना होता है, यू हैव टू कंप्यूट योर टैक्सेबल इनकम, then you have to compute your tax liability, वो आप कब काम करते हैं, ईयर कंप्लीट होने के बाद। एक चीज़ यहाँ पर जो बेसिक है वो नोट कीजिएगा कि हम 15 माह की इनकम पे टैक्स नहीं कैलकुलेट करते, 18 माह की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करते, 2 साल की इनकम पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करते, वो एक टैक्स ईयर को क्रॉस कर जाता है। आप टैक्स ईयर से कम पे तो इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं होगा। 12 मंथ से कभी आपका टैक्स ईयर ज़्यादा नहीं होगा, ये बात याद रखें। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स लाइबिलिटी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनुअल कॉन्सेप्ट। ये क्या है, टैक्स लाइबिलिटी, इट इज़ एन एनुअल फिनोमिना, ये एनुअल फिनोमिना है। विद होल्डिंग टैक्स का ताल्लुक ट्रांजैक्शंस के साथ होता है नॉर्मली, इसका आपकी टैक्सेबल इनकम के साथ
नॉर्मली नहीं होता, नॉर्मली नहीं, ऐसा नहीं होता, ये बात होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आपकी असेसमेंट हो सकती है, और असेसमेंट के बाद आप अपील में जा सकते हैं। दीज वर दी स्टेजेस, जो मैंने एक आपसे जनरल बात की थी, ये हमारी टैक्स साइकिल है जो इनकम टैक्स में वो चलती है। ओके, अच्छा जी, अब इसके अंदर जो अगली आज हमारी बात ये है, ये जो टैक्स रिटर्न है, देखिए बेसिक जो फिनोमिना है वो है टैक्स। डिपार्टमेंट ने हमसे क्या लेना है, टैक्स। उसके लिए डिफरेंट वो क्या करता है, प्रोविजंस जो है वो डिज़ाइन करता है, और वो प्रोविजंस में हर साल कुछ ना कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता रहता है। ये हमारी एक बेसिक उसकी वो चीज़ होती है। आप जब डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट यू डिस्क्लोज 3 थिंग्स। नंबर 1 प्रोफाइल, आप कौन हैं। नंबर 2 आपकी टैक्सेबल इनकम या इनकम कह लें इसको, एंड देन लास्ट वन इज टैक्सेशन। ये आप इसको कवर कर रहे हैं यहाँ से, ये प्रोफाइल ये फ्रेम में है यहाँ से। ओके, प्रोफाइल, इनकम एंड टैक्स, ये हमारे 3 मॉड्यूल हैं। देखिए प्रोफाइल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, योर NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर, योर टेलीफोन नंबर, योर एड्रेस। लॉ ने किस चीज़ को डिस्कस किया है, लॉ ने जो पहली चीज़ डिस्कस की है प्रोफाइल के अंदर, उसने कहा जी आपका स्टेटस जिसका आपके टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट आना है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NTN नंबर, योर टेलीफोन नंबर, इन चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा जिनका इम्पैक्ट है। स्टेटस में आपका जो पहली चीज़ है वो है पर्सनल स्टेटस। देन है जी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, and last one is tax year. सबसे पहला ये क्वेश्चन कि सर हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर माई एग्ज़ाम इन ओपन बुक एग्ज़ाम, कितना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट। इट वाज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट था जब आपका ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं होता था। उस वक्त ये एग्जामिनर गाहे बगाहे अ नंबर ऑफ क्वेश्चन यू कैन फाइंड ओवर हियर इन इस एरिया में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन अब इसके आने के चांसेस शायद कम हैं। बट दिस इज़ अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का ये बेसिक फ्रेमवर्क है, और इसके ऊपर केस स्टडी आने के बड़े चांसेस हैं। क्यों केस स्टडीज़ क्यों आने के चांसेस हैं? इसलिए कि आपको रूटीन लाइफ के अंदर इन चीज़ों से पाला पड़ना है, और ख़ासकर ये जो एरिया है ना, इसने आपको डिस्टर्ब करना है, बार बार आपके क्वेश्चन को हिट करना है। ये वाला एरिया जो है, इन 2 एरियाज़ के ऊपर तो बेशक वो कम आए, लेकिन ये एरिया एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द बेस, आपकी एक बेस बनाएगा ये कि होना क्या है, इससे आपको कुछ अंदाज़ा वो होगा। और इसी साल इसमें भी चेंज आई हुई है, इस साल इसमें उन्होंने अमेंडमेंट करके रिवर्ट कर दिया, जो पहली चेंज की थी पिछले साल उसको ख़त्म करके दोबारा इस पर वो आ चुके हुए हैं। जो पहली चीज़ है जी पर्सनल स्टेटस, इसमें एक चीज़ थी कि लॉ अपने आप को पहले डिफाइन करता है। अक्सर पाकिस्तान के जो लॉ हैं वो लॉ जो हैं वो सेक्शन 2 में अपनी चीज़ों को डिफाइन करते हैं, और उसके बाद वो पूरी टर्म यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक वर्ड यूज़ होता है। जैसे FBR वो लिखेगा बोर्ड, इंडिविजुअल AOP कंपनी को पर्सन का वर्ड वो यूज़ करेगा, ये बस उसके लिए एक चीज़ होके। अब सबसे पहली जो चीज़ है, अच्छा आपकी जो किताब है उसका ये है चैप्टर नंबर 1,
चैप्टर नंबर ये 1 है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 80, 81, 82, 83, 84, इस तरह से ये सेक्शन आपके अब ये चलेंगे जो आज का हम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर का नाम है टैक्सेशन ऑफ पर्सन्स। इस तरह का इसका मिलता जुलता नाम आपको मिलेगा जिस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एक चैप्टर हमने उसका एक हिस्सा किया कॉमन रूल्स का, अभी एक और चैप्टर है जिसमें हम उसकी तरफ चल रहे हैं। 3 चीज़ें ये हैं, अंडरस्टैंड। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा टैक्सेबल इनकम के ऊपर बात करूं कि टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद। देखिए, टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने से पहले यू हैव टू रीच एट द टोटल इनकम। पहले आप टोटल इनकम तक पहुंचेंगे, फिर टैक्सेबल इनकम तक पहुंचेंगे। विदाउट रीचिंग एट द टोटल इनकम यू कांट रीच एट द टैक्सेबल इनकम। आपको ये क्रॉस करके ही आगे जाना पड़ेगा। लेट्स सपोज के यू वांट टू गो टू मरी, यू हैव टू क्रॉस इस्लामाबाद। इस्लामाबाद को क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी आप जाके मरी पहुंच जाएंगे। अब इसमें जो पहली चीज़ है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। And this is what called total income. अब देखें ना, इस लेवल पे कोई स्टूडेंट, फाइनल का स्टूडेंट यहाँ आकर इसको टोटल इनकम ना बोले तो ये तो उसकी बहुत बड़ी ब्लंडर है। ये मिस्टेक नहीं है, ये दिस इज ब्लंडर कि उसको यही नहीं पता। यानी एग्जामिनर की क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पेएबल, और वो लिखता ही नहीं है यहाँ जाके दिस इज टोटल इनकम। और एग्जामिनर कहा कि मुझे बताओ टोटल इनकम किसको कहते हैं, और आपने इसको नहीं मेंशन किया। अब इसमें से आप जो है वो क्या चीज़ें लेस करेंगे, इसमें से 2 चीज़ें लेस होंगी। एक तो वो जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम यहाँ पड़ी हुई है, और एक डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस होंगे। ठीक है, इसमें से क्या लेस करेंगे आप, डिडक्टेबल अलाउंस। ये बोलने में ऐसे लगता है जैसे डिडक्टेबल है, ये टेबल नहीं है, इसको TA के साथ नहीं लिखना, डिडक्टेबल अंग्रेजी में ये इसके सही स्पेलिंग है। और इसमें कौन सी चीज़ है आपके पास, ज़कात है आपके पास, डोनेशन है आपके पास, प्रॉफिट ऑन डेट है आपके पास। मैं कुछ आइटम सिर्फ लिख रहा हूँ। और इसमें आप लेस करेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। नहीं, ये है अंडर क्लॉज 61। कुछ इस दफ़ा इन्होंने मॉडिफिकेशन इसमें की हुई है। सेपरेट ब्लॉक की कुछ आइटम्स हैं, ये सारी आइटम्स आप क्या करेंगे, लेस करेंगे जो एग्जाम में गिवन है। वर्कर्स वेलफेयर फंड भी है, वो डोनेशन नहीं होती, वो तो कंट्रीब्यूशन होती है। दिस इज व्हाट कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। और इसको आप डबल लाइन से क्लोज करेंगे। यहाँ आप एग्जाम में रुपीस लिखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी एग्जामिनर ने कमेंट्स किए हुए हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट क्लैरिफाइंग द डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन यानी ये रुपीस हैं, डॉलर्स हैं, लीटर हैं, क्या चीज़ है भाई, इसको मेंशन करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने साथ नोट करनी है। तो टोटल इनकम, देन डिडक्टेबल अलाउंसेस, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और टैक्सेबल इनकम, यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं इसके अंदर। आप इधर आ जाएं, ये सीट है, उधर भी है, तंग हो रही हो आप। चलो जी, इट्स ओके। नहीं, बैठ के ही, इट्स ओके जी, ठीक हो गया बात। टोटल इनकम, अभी मैं इनका मॉडल भी बताता हूँ। पहले ज़रा मैं इसको पूरा फ्रेमवर्क ड्रॉ करूँ, फिर मैं एक एक चीज़ आपको ओवरव्यू आज दूंगा इंशाल्लाह,
जिसमें कि आज आपको पूरे ऑर्डिनेंस की कुछ अच्छी खासी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हम यहां पर करेंगे टैक्सेशन। और टैक्सेशन में यहां हम लिखेंगे उसका स्टेटस जो भी है, ये जो स्टेटस है ना इसका पर्सनल स्टेटस, अब इसकी यहां ज़रूरत पड़ेगी इस जगह पर कि ये क्या है, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, कैलकुलेट करेंगे आप। अगर इंडिविजुअल होगा तो उसमें, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ज़रा डेबिट क्रेडिट थोड़ा सा शोखी मारने लगा हूं समझाने की ज़रा ना। देखिए डिपार्टमेंट का टैक्स क्या है, रेवेन्यू, ऐसे ही है ना। तो आपने जिससे पैसे लेने होते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट, ऐसे ही होता है ना। ज़रा बात गौर से सुनिए आपने, कि आपने अगर किसी को सेल की तो आप में, लेट्स सपोज आपने मुझे सेल की, तो आप लिखेंगे इमरान शहजाद और क्रेडिट आपका रेवेन्यू, या अमाउंट लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी हो। आपने मेरे से 100 रुपीज़ लेने हैं, ये आपका रेवेन्यू है। आप मुझे बताएं कि इमरान को मेरा क्या है, डेटर, डेबिट हुआ ना। इसको मैं क्रेडिट दो वजहों से करता हूं नॉर्मली, वो क्या वजह हो सकती हैं, शाबाश, और या डिस्काउंट दे दें, रिफंड भी हो सकता है, या डिस्काउंट जिसको आप कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो हमने कहा कि इमरान को क्रेडिट देने की दो वजह हैं। क्या कहा मैंने, क्रेडिट देने की दो वजह हैं, एक है डिस्काउंट और एक है कि इससे मैं कैश रिसीव कर लूँ। इस ओके। अब मैं आपको टैक्स की फिलॉसफी समझाने लगा हूँ। क्या, अब ये बात आपने मेरी गौर से सुननी है, गौर से सुननी है, क्या मैं डिस्काउंट 100 से ज़्यादा दे सकता हूँ? और अगर दे भी दूँ तो क्या इसको मैं पैसे वापस करूँगा? लेट्स सपोज वापस है, आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये है कि इस क्रेडिट की, लेकिन इन दोनों को क्रेडिट ही कहेंगे ना। दिस इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट, दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं ना। लेकिन अगर मैं आपको पैसे ज्यादा दे दूं तो क्या मेरा रिफंड बनता है कि नहीं बनता? ये बेसिक फिलॉसफी समझाने लगा हूं टैक्स की मैं आपको। अगर आपने मेरे से 100 लेना है और गलती से मैं आपको 110 दे दूं तो क्या 10 रुपए मेरे वापस बनते हैं या नहीं बनते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कैश की वजह से मेरा रिफंड आ सकता है, पॉसिबल है अकाउंटिंग में, इसकी वजह से रिफंड नहीं आना। यही टैक्स की बेसिक फिलॉसफी है कि जो इस, अच्छा यहां डिस्काउंट की बजाय क्या कहते हैं, टैक्स क्रेडिट्स। इसको क्या कहते हैं, टैक्स, ये दोनों क्रेडिट ही हैं, इसको भी क्रेडिट कहते हैं, इसको भी क्रेडिट कहते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको हम टैक्स क्रेडिट कहते हैं और इसको पेमेंट्स कहते हैं, या एडवांस टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। इसको विदहोल्डिंग टैक्स कह लें, एडवांस टैक्स कह लें इसको। जो टैक्स आप पे करते हैं, अब प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैं उसका टच देने लगा हूं, जो आप रिटर्न के साथ पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कमिटेड टैक्स। और लॉ में इसको क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेएबल। ये इसलिए मैं टर्म यूज कर रहा हूं कि एग्जाम में एग्जामिनर वर्ड यूज कर सकता है, तो आप कहेंगे ये कौन सा होता है, टैक्स पेएबल, जो आपने पे करना है, दैट इज कॉल्ड टैक्स पेएबल। रिटर्न में इसको क्या लिखा हुआ उन्होंने, कमिटेड टैक्स, जो आपने कमिट किया कि मैंने देना है। एडमिटेड टैक्स भी इसको कहते हैं। एक होता है जो कमिश्नर ने आपसे मांगा, उसको कहते हैं डिमांडेड टैक्स, डिमांडेड टैक्स, डिमांडेड, जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने आपसे मांगा। इसको इनलैंड रेवेन्यू को कहते हैं क्योंकि हमारे 5 टैक्सेस में से 4 इनलैंड हैं, एक इनलैंड नहीं है। कस्टम ड्यूटी इज नॉट इनलैंड। आपका इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी, सीवीटी, ये आपके क्या है, इनलैंड रेवेन्यू है। तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने अगर आपसे कोई टैक्स मांगा है किसी सेक्शन के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स डिमांडेड, और ये है
कमिटेड टैक्स और एडमिटेड टैक्स, इन दोनों में से ये वर्ड आपको एग्जाम में वो मिलेंगे, एग्जाम में या प्रैक्टिकली आपको ये वर्ड मिलेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने कहा कि क्रेडिट्स की वजह से आपका टैक्स नेगेटिव में नहीं आएगा, इट्स ओके, लेकिन एडवांस की वजह से ये नेगेटिव में जा सकता है, एडवांस की वजह से ये नेगेटिव में जा सकता है। जी रेज कर दूं? हाँ जी, नोट कर लें। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा उन्हें पानी का कहिएगा। थैंक यू। आपका नाम क्या है? फर्रुख। थैंक यू। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखें कि काम किया करें, रिजल्ट्स के ऊपर पछताया ना करें, आपकी ज़िंदगी सौखी गुजरेगी। क्या मैंने कहा है? ये बड़ी बात की है मैंने। जब आप रिजल्ट्स के ऊपर पछताएंगे तो शायद आप खुदकुशी कर लें। मैं सही बता रहा हूँ। आपका काम सीए करना था, मेहनत कर रहे हैं। मेरा काम पढ़ाना था, मैं पढ़ा रहा हूँ। आपने पूरी मेहनत की, क्वालिफाई नहीं हुआ, ये अल्लाह के पास थी। रिजल्ट हमेशा याद रखें अल्लाह के पास है। इसीलिए लोग फैमिली में लड़ पड़ते हैं, किसी से कर्जा मांग के, किसी के पास गए पैसे मांगे। भाई आपने मेहनत की, आपको पैसे चाहिए, उसने नहीं दिए, अब आप उसके पीछे पड़ गए हैं, लड़ाई शुरू हो गई। जो भी कहीं पर जा रहे हैं आप, रास्ते में आप सैर के लिए, आजकल जैसे लोग नारायण का गान जा रहे हैं, रास्ते में कोई पहाड़ जो था वो गिर गया, आप आगे नहीं जा सके। आपका मकसद था वहाँ चीखना, चिल्लाना, रोना, अब जो मर्जी कर लें भाई, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह को कोई चीज़ मंजूर थी, चुप करके वापस। आपने मेहनत की, आपने कोशिश की, वहाँ नहीं जा सके। मैंने ज़िंदगी में कोशिश की डॉक्टर बनूँ, मैं डॉक्टर नहीं बन सका। ठीक, चले मैं सीए की तरफ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। अल्लाह ने फिर भी मुझे डॉक्टर बना दिया, ये अल्लाह की मेहरबानी है। वो दे दे तो उसकी मेहरबानी। तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। एक बच्चा KPMG फर्गूसन के लिए ट्राई करता है, नहीं जा सका, भाई जहाँ मिल गई वहाँ पर ट्राई कर लो, वहाँ कोशिश कर लो। आप उसके ऊपर बैठ ही जाना कि जनाब मैंने अगर अभी कर भी लिए, फ़र्ज़ करें आपने फर्गूसन में आर्टिकल कर लिए, KPMG में कर लिए, अगर आपको आगे जॉब ही अच्छी नहीं मिली, फिर आप उससे भी ज़्यादा पछताएंगे। ये ज़्यादा तकलीफ़देह काम होगा कि यार मैं इतनी फर्म से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट में, नौकरी नहीं मुझे मिल रही, वही चीज़ आपके गले पड़ जाएगी। तो इसलिए आप मेहनत किया करें, बाकी रिज़ल्ट जो है ना उसके ऊपर कोशिश करें, मेरा विजन ठीक हो, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। किसी और डायरेक्शन में चले गए तो समझें कि आपका रब कुछ और चाह रहा है आपसे। जी लिख लिया जी। अब हम पहले इसी तरह, पहले आप डिस्काउंट देते हैं ना, फिर पैसे मिल जाते हैं आपको। इसी तरतीब से अगर ये इंडिविजुअल है तो सबसे पहला काम जो करेगा, ये फुल टाइम टीचर अलाउंस मिल सकता है, तो आप इसमें करेंगे लेस फुल टाइम टीचर अलाउंस, ये माइनस करेंगे। पहले अलाउंस होता था सीनियर सिटीजन अलाउंस, वो आफ्टर 60 था, 60 के बाद वो मिलता था। अब चूंकि 60 तक पहुंचता ही कोई नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने अलाउंस भी वो बंद कर दिया है। कोई सीनियर सिटीजन अलाउंस नहीं है, क्योंकि एवरेज एज तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल 55 साल है। तो उन्होंने कहा भी ये किस चीज़ का अलाउंस है, तो उन्होंने ये नहीं किया कि 50 वाले को सीनियर सिटीजन कहें, बल्कि उन्होंने अलाउंस ही ख़त्म कर दिया हुआ है। अब बच गया है फुल टाइम टीचर अलाउंस। उसके बाद है जी फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट ये आप माइनस करेंगे और फिर इसका एक टोटल करेंगे आप। फिर इसके बाद कुछ और क्रेडिट्स जो हैं ये माइनस होंगे, इसमें से आप करेंगे लेस। किस बाज़ किताबों में इसको एवरेज रिलीफ भी लिखा हुआ है, लेकिन लॉ ने इसको एवरेज रिलीफ नहीं कहा हुआ। आप लिख सकते हैं एवरेज रिलीफ्स। इसमें दोबारा आएगी आपके पास डोनेशन अंडर सेक्शन 61
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये और इसलिए लिखा कि इन दोनों में से एक मिलती है। और फिर है आपके पास कंट्रीब्यूशन इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, और फिर इसमें BMR के क्रेडिट, BMR के क्रेडिट्स, और इसमें आप ऐड करेंगे टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, और इसको बोलेंगे आप टैक्स लायबिलिटी। और इसमें से आप लेस करेंगे एडवांस टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्सेस। ये आपकी बॉटम लाइन आएगी, टैक्स पेएबल या रिफंडेबल। ये कवर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़रा देखिएगा, पहले क्रेडिट्स, इसको याद, एक ब्लॉक, फिर ये दूसरा ब्लॉक, फिर ये तीसरा और ये चौथा, इस तरह से इसको याद रखना है आपने, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये मैंने कैसे ड्रॉ किया, एक तो मैंने एक सर्कुलर था जो FBR ने दिया था, उससे मैंने हेल्प ली, ऑर्डिनेंस से हेल्प ली, और पास पेपर से हेल्प लेके मैंने ये डिवाइस किया हुआ है, इसे थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। और अक्सर हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह। यहाँ अंडर क्लॉज 61 है, ये अंडर सेक्शन 61 है, ये UC अंडर क्लॉज 61 है। इस दफ़ा मैंने शेड्यूल चेंज किया, मैं आपको बता दूंगा इसके ऊपर कोई चेंज किया इन्होंने इस दफ़ा ना, वो मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या नाम रखा है उन्होंने। बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। अभी मैं सारा आपको ओवरऑल सारा अब इसका जो है ना मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि ये है क्या। अब हम इनको एक ओवरव्यू अब हम लेने लगे हैं 1 बाय 1 कि ये है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है टैक्सेशन के ऊपर। सबसे पहले लॉ ये कहता है कि व्हाट इज मेंट बाय पर्सन, पर्सन किसको कहते हैं, वो कहता है जी पर्सन मीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन AOP, कंपनी एंड फेडरल गवर्नमेंट। पहली बात आप कहेंगे सर फेडरल गवर्नमेंट तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट किधर गई, वो इसके अंदर है, कंपनी की डेफिनेशन में है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, कंपनी की डेफिनेशन में है, इसलिए वो यहाँ पर। हम नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, यहाँ पर हम इसको इंडिविजुअल कहते हैं। अब इधर रखते हैं बस। एक कारोबारी शख्स जो इंडिविजुअल काम कर रहा है उसको हम सोल प्रोप्राइटर नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आगे दो तरह के हैं, एक है सैलरीड और दूसरा है नॉन सैलरीड। यानी अगर कोई शख्स कारोबार कर रहा है तो उसको हम नॉन सैलरीड कहेंगे, उसको बिजनेसमैन नहीं लिखेंगे। वो इंडिविजुअल है और आगे किस कैटेगरी में है, नॉन सैलरीड की कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि इस वक्त AOP और नॉन सैलरीड के सेम रेट्स हैं। कंपनी का एक रेट है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट नॉर्मली एग्जेम्प्ट होती है। तो पहली चीज़ कि पर्सन के चेंज होने से हमारे टैक्स रेट्स चेंज होंगे, यहाँ पर इम्पैक्ट आ जाएगा डिफरेंट, इस जगह पर इसका इम्पैक्ट आएगा पर्सन के चेंज होने से। यानी अगर 20 लाख रुपया सैलरीड अर्न करेगा उसका टैक्स रेट और होगा, नॉन सैलरीड अर्न करेगा उसका टैक्स रेट और होगा, और अगर वो कंपनी करेगी तो उसका टैक्स रेट डिफरेंट होगा। गॉट द पॉइंट?
पहली चीज़ कि पर्सन को डिफाइन करना क्यों ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है रेजिडेंशियल स्टेटस। पर्सन जो है वो दो तरह के होते हैं, आप या तो रेजिडेंट हैं और यू आर नॉन रेजिडेंट। इसकी अलग एक दुनिया है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का पता कैसे चलता है, राइट। इसमें इंडिविजुअल तो फिजिकल नजर आ रहा है ना, मूव कर रहा है वो, लेकिन एओपी कंपनी दीज आर आर्टिफिशियल पर्सन्स। ये तो बिजनेस है ना, इनका क्राइटेरिया क्या है, बहरहाल वो चैप्टर 1 में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ओवरऑल इसका व्यू ले रहे हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा, हमारी जो इनकम है, एक कैटेगरी है आपकी ये वाली जिसको हम टोटल इनकम कहते हैं। टोटल आपकी 5 हेड्स हैं। एक इनकम की और कैटेगरी भी है विच इज कॉल्ड जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। सेक्शन 101 इसको डिफाइन करता है। वो है कि आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है या फॉरेन सोर्स इनकम है। पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम दो इनकम होती हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है वो टैक्सेबल है ही है। देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, कि नॉर्मली ऐसे ही होता है। एक्सेप्शंस आर देयर कि इफ यू आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट योर पाकिस्तान सोर्स इनकम इज, बट इफ यू आर रेजिडेंट देन योर वर्ल्ड वाइड मीन फॉरेन सोर्स इनकम इज टैक्सेबल। फिर आपकी फॉरेन सोर्स इनकम भी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अंडरस्टैंड। यहां साथ साथ कानून को भी सीखते जाए। एक बात कहीं लिख लें, नोट कर लें, ये पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम, पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम, ये समझ लें मेरे कॉमन रूल्स हैं। एक तो कॉमन रूल्स लॉ ने बताए हैं ना, एक मेरे कॉमन रूल्स हैं जो मैं आपको हर जगह पर ये अप्लाई करवाऊँ। पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम हैज़ नो कनेक्शन, पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम हैज़ नो कनेक्शन विद रिसीट, विद रिसीट। लॉ ने हर हेड ऑफ इनकम का अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है सेक्शन 101 के अंदर। आप कभी भी ये बात नहीं कह सकते कि ये सैलरी फलां शख्स को इंग्लैंड में मिली है तो बताएं ये पाकिस्तान सोर्स है या फॉरेन सोर्स इनकम है। ये पाकिस्तान सोर्स भी हो सकती है, फॉरेन सोर्स भी हो सकती है। किसी को सैलरी पाकिस्तान में मिली तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये पाकिस्तान सोर्स है या फॉरेन सोर्स है। इट मे बी अ फॉरेन सोर्स इनकम, इट मे बी अ फॉरेन पाकिस्तान सोर्स इनकम, दोनों में कुछ भी हो सकती है। इसी तरह बिजनेस के पैसे आपको कहाँ मिल रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, रिसीट का इसके साथ कोई ताल्लुक आपने डेवलप नहीं करना। और यही चीज़ है कि एग्जामिनर आपको केस स्टडी बना के देता है, वो कहता है जी, वो कह रहा है जी मुझे पैसा चूंकि पाकिस्तान में मिला है तो ये मेरी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, ये पैसा चूंकि मुझे पाकिस्तान से बाहर मिला ये मेरी फॉरेन सोर्स इनकम है, ये डील चूंकि पाकिस्तान से बाहर हुई थी लिहाजा ये मेरी फॉरेन सोर्स इनकम है। इसका इसके साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। इसका लॉ ने अलग अलग क्राइटेरिया बताया हुआ है, ये बात आपने जहन में रखनी है। एक और चीज़ जो आपने नोट करनी इसी के साथ ही, इफ इन द ऑर्डिनेंस इट इज स्टेटेड जस्ट हेड ऑफ इनकम, ये आपको बहुत सारी कंफ्यूजन से ये मेरी लाइनें बचाएंगी। क्या बोला मैंने? इफ इन द ऑर्डिनेंस इट इज सेड सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, अगर लॉ में सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिखा है, एक्सेट्रा कर लें, या बिजनेस इनकम लिखा है या कैपिटल गेन लिखा है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा है और कुछ मेंशन नहीं है, इफ इट इज एक्सेट्रा लिखा हुआ है ना, एंड नथिंग इज मेंशन्ड,
it means law is talking about both if, then law is talking about both Pakistan and foreign source income. Then law is talking about, दोबारा लाइन पढ़िएगा ज़रा ताकि मैं दूसरों को भी डिक्टेट करवा दूँ. If in the ordinance it is stated that only one head of income, for example salary, income from property, etc., and nothing is mentioned, कोई और चीज़ इसके साथ मेंशन नहीं है पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स, तो इट मीन्स लॉ इज टॉकिंग अबाउट बोथ पाकिस्तान एंड फॉरेन सोर्स इनकम, यानी वो दोनों की बात कर रहा है. लेकिन एक बात याद रखें कि फॉरेन सोर्स इनकम के लिए वर्ड यूज करेगा, पूरा लिखेगा वो फॉरेन सोर्स इनकम. समझ आ रही है ना? ये पढ़ते हुए आपको ये बड़ी चीज़ हेल्प करेगी कि अगर उसने फॉरेन सोर्स सैलरी की बात करनी है ना तो वो लिखेगा फॉरेन सोर्स सैलरी, इसके साथ मेंशन करेगा. फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस की बात करेगा, वर्ड यूज करेगा. अगर नहीं कर रहा तो दोनों की बात चल रही है. आप उसे ये डिज़ाइन नहीं कर सकते ये पाकिस्तान ये है, ये फॉरेन सोर्स की कहाँ उसने बात की, वो दोनों की बात कर रहा है. ये उसका फिनोमिना है. एक्सेप्शंस आर देयर, इक्का दुक्का कोई एग्जांपल हो तो मैं कह नहीं सकता. मैं मिलने की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब लॉ स्टेट कर रहा है ना किसी बात को, वो कह रहा है सैलरीज टैक्स ऑन रिसीट बेसिस. इनका सवाल ये है कि सर सैलरी या तो पाकिस्तान होगी या फॉरेन सोर्स होगी, तो आपने जो बात स्टेटमेंट लिखवाई है ये कैसे पॉसिबल है. मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि लॉ जब अपनी प्रोविजन को स्टेट करता है, कानून बनाता है, वो लिखता है सैलरी इज टैक्स ऑन रिसीट बेसिस. किस सैलरी की बात कर रहा है, मेंशन नहीं है. तो इट मीन्स आपको पाकिस्तान में जो सैलरी मिलेगी वो भी रिसीट बेसिस पे होगी, जो फॉरेन में मिलेगी वो भी रिसीट बेसिस पे होगी, राइट. लेकिन अगर लॉ ने कहना है कि पाकिस्तान सैलरी आपकी रिसीट बेसिस पे होगी, फॉरेन सोर्स सैलरी जो है वो एक्रूअल बेसिस पे होगी, तो फिर वो लिखेगा पूरा, वो अलग से इसको डिफाइन करेगा. वो बताएगा कि पाकिस्तान सोर्स सैलरी इज टैक्स ऑन रिसीट बेसिस वेयर एज द फॉरेन सोर्स सैलरी इज टैक्स ऑन एक्रूअल बेसिस, डिफाइन करेगा. समझ आ रही है ना? यानी जब आप किसी चीज़ को लाइन को पढ़ेंगे तो उससे क्या इन्फर करना है, क्या दोनों है या एक है, एक दोनों हम उससे इन्फर करेंगे कि ये दोनों की बात कर रहा है. जैसे अमूमन लॉ में ही लिखा जाता है तो उससे मुराद क्या होती है, बोथ ह्यूमन बीइंग की बात कही जाए, उसके लिए ही का वर्ड यूज़ किया जाता है. सर इसी तरह ये जो आपने लिखवाया है पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम हैज नो कनेक्शन विद रिसीट, तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि भाई ये फॉरेन, तो फिर तो वो सारा मेरा प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा अगर मैं यही आज बता दूंगा. उनका सवाल है कि तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि ये पाकिस्तान सोर्स है या फॉरेन सोर्स है. ये तो अगली चीज़ है ना. अगर आज ही मैंने बता दी तो फिर आप कल को कैसे आएंगे. हाँ जी, फिर तो चले जाएंगे. टैक्स के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसकी इतनी ब्रांचेस निकल जाती हैं कि अगर आप किसी एक रास्ते पे पड़ गए ना तो आपकी मंजिल कहीं रह जाएगी, आप किसी और रास्ते में निकल जाएंगे. मैं यहाँ से सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को डिस्कस करना अगर शुरू मैंने कर दिया ना तो मैं ये बाकी खाता सारा मैं भूल जाऊँगा, किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाऊँगा. यही तो इसकी खूबसूरती है पढ़ाते हुए, यही कंट्रोल करना पड़ता है कि मैंने कहाँ तक जाके फिर वापस आना है, वहाँ पर जाना है फिर वापस आना है. वो मैं बैडमिंटन खेलता था तो मेरा जो इंस्ट्रक्टर होता था ना उसने एक जगह वो डिब्बा रख देता था. वो कहता था इमरान जहाँ से भी तुमने शटल उठानी है ना वापस इधर ही पहुँचना है. कहता फिर तुम मैच जीत सकते हो. अगर तुमने शटल जहाँ से उठाई उधर ही खड़े हो गए हो तो अगला आपका जो अपोनेंट है वो शटल उधर फेंकेगा जहाँ तुम मौजूद नहीं हो. तो वहीं से एक चीज़ मेरे जहन में बैठी हुई है कि टैक्स पढ़ाते हुए भी वहाँ जाके कहीं खड़े नहीं हो जाना, वापस अपनी जगह पर आना है. अब समझ आइए ना. तो बहरहाल अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, आगे चलती ये बात क्लियर हो गई. ये एक चीज़ कि पर्सनल स्टेटस से क्या होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा.
और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपकी ये जो इनकम है इसमें पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इफ़ यू आर नॉन रेजिडेंट देन ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम वुड बी ओवर हियर। अगर आपको नॉन रेजिडेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम लेंगे, उसकी सारी फॉरेन सोर्स इनकम निकाल देंगे। और अगर ये रेजिडेंट है तो फिर आप क्या करेंगे, रेजिडेंट पाकिस्तान और फॉरेन सोर्स दोनों इनकम को यहाँ लेकर आएंगे। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब देखिएगा, अगर एग्जाम में नहीं पता कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है तो अजम्पशन कौन सी लेंगे, आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। अगर एग्जाम में ये नहीं पता कि ये कौन सी इनकम है तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम उनको कंसीडर किया जाएगा, खुद से उसको जो है वो फॉरेन सोर्स इनकम कंसीडर आप नहीं करेंगे। ये एग्जाम की अजम्पशन है, लॉ की अजम्पशन और है। लॉ को पढ़ना और तरीके से है, एग्जाम को पढ़ना और तो यही तो खूबसूरती है ना कि कंसल्टेंट कहता है जी मैं कंसल्टेंट हूँ लेकिन मुसीबत मुझे यहाँ पड़ती है, क्योंकि वो लॉ की और एग्ज़ाम की अजम्पशन दोनों अलग अलग बाज़-औक़ात नहीं कर पाता, जिस वजह से वो रह जाता है एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम की अजम्पशन क्या है कि कोई इनकम मेंशन्ड है तो वो जस्ट पाकिस्तान सोर्स है, उसको खुद से आपने ज्यूम नहीं करना, जहाँ करना होगा मैं आपको बता दूंगा। ये बात भी क्लियर होगी। अब टैक्स ईयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई है कि हमारा जो टैक्स ईयर है वो 12 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता और हर साल लॉ चेंज होता है। मेरा ख्याल है कि एक साल उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि शायद नहीं चेंज की, वरना आज तक जितनी हिस्ट्री मैंने देखी है लॉ चेंज होता रहता है। इसलिए लॉ को पहले डिफ़ाइन करना कि ये मेरा टैक्स ईयर कौन सा है। नॉर्मली जो लॉ ने डिफ़ाइन किया वो टैक्स ईयर है हमारे पास, एक है नॉर्मल, एक है स्पेशल और एक है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये 3 तरह के टैक्स ईयर हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नॉर्मल है, स्पेशल है या ट्रांजिशनल है, इससे कोई फ़र्क। इससे ये डिफ़ाइन करना कि टैक्स ईयर कौन सा बनता है, यानी टैक्स ईयर के चेंज होने से आपके ऊपर क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाएगा। गलत आपने टैक्स ईयर चूज़ कर लिया तो क्या होगा, टैक्स रेट्स गलत चूज़ हो जाएंगे आपसे। आप जाएंगे ना जब भी, अच्छा लेट्स सपोज कि आज हम हैं यहाँ पर, यहाँ कमिश्नर के पास अथॉरिटी है कि आपको 5 साल का नोटिस भेज सकता है, 10 साल का नोटिस भेज सकता है, ये रिटर्न जमा करवाएं। तो आपने क्या करना है, पिछले हर साल की आपने कैलकुलेशन करनी है 5 सालों की, 1 2 3 4 5 सालों की। तो इस इनकम के ऊपर इस साल के रूल अप्लाई होंगे, इसके ऊपर हर एक के ऊपर अलग अलग रूल्स अप्लाई होंगे। अगर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है तो उसके मुताबिक, स्पेशल है तो उसके मुताबिक जो है वो रूल्स अप्लाई होंगे। इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। टैक्स ईयर इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उस साल के रूल्स अप्लाई होंगे कि उस साल लॉ क्या कहता था। फॉर एग्जांपल एक वक्त था कि हमारे पास सैलरी जो थी वो 1 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट थी, फिर क्या हुआ 150,000 हो गया, फिर 200,000 हो गया, औरतों और मर्दों के टैक्स रेट्स अलग थे, फिर चलते तो हर रूल्स के अंदर अलग अलग चीज़ें जो थी वो डिफ़ाइन होती गई हैं। समझ आ रही है ना? इसलिए टैक्स ईयर को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और टैक्स ईयर चेंज भी किया जा सकता है, ये एक हमारा बाद में इशू होगा। 3 बातें अभी मैंने आपको पढ़ाई हैं प्रोफाइल के अंदर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पर्पसेस। नंबर 1 पर्सनल स्टेटस, पर्सन के चेंज होने से टैक्स चेंज होगा। रेजिडेंशियल स्टेटस के चेंज होने से हमारी टैक्सेबल इनकम में मॉडिफिकेशन आएगी और टैक्स ईयर के चेंज होने से हमारे पूरा कानून की एप्लीकेशन हमारी डिफरेंट होगी, इसलिए हमें उसका पता होना चाहिए। इसमें केस स्टडी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्जामिनर आपको केस स्टडी दे, आपसे कहे कि जनाब एक साहब हैं वो अपना टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हैं, आप उसको एडवाइस करें क्या वो टैक्स ईयर चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए एक ड्राफ्ट बना के उसको दें, क्या क्या मॉडिफिकेशन उनको करनी पड़ेगी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक साहब हैं वो इस साल से इस साल में स्विच करना चाह रहे हैं, इसको एडवाइस करें कि इसकी कौन सी इनकम के ऊपर कौन से रेट लगेंगे, किस इनकम के ऊपर कौन से रेट लगेंगे। ये वाले केस स्टडीज़ आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें इधर थी। अब आते हैं इनकम के ऊपर। देखिए एग्जाम के अंदर हर जगह पर हमें सिर्फ एक अमाउंट तक पहुंचना होता है। सैलरी में पॉसिबल है कि आपको
सैलरी भी मिल रही है, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, अकोमोडेशन मिल रही है आपको, लोन मिल रहा है आपको, शेयर्स मिल रहे हैं आपको, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं, बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन उन सब को कंप्यूट करके एक अमाउंट तक पहुंचना होगा क्लब करके। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की 4 चीज़ें हैं, उनमें से एक अमाउंट तक पहुंचना। बिजनेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल है, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बड़ा पड़ा। लेकिन आपने एक अमाउंट तक पहुंचना है एग्जाम में। कैपिटल गेन में आएंगी। अब कैपिटल गेन के अंदर कुछ क्लासेस हैं, यहाँ आपको डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने एग्जाम में एक अमाउंट शो करना होती है। मॉडल क्या है बेसिक, पहले मॉडल को देखते हैं। सैलरी में एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, आपको सिर्फ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। विल जस्ट गेट बेनिफिट्स। यू हैव टू डिसाइड ईदर टू टेकन और ईदर दीज आर एग्जेम्प्ट, कि ये जो बेनिफिट मुझे बताया गया है ये बेनिफिट है भी कि नहीं, और अगर ये बेनिफिट है तो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। 2 चीज़ें। एक्सपेंस सैलरी में अलाउ नहीं है। मास वाइक पुराना एसआरओ है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी प्रोफेशनल चार्जेस जो हैं वो आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो भी यहाँ से माइनस होंगे। डिडक्टिबल जो हम आई कैप को देते हैं हर साल, वो पैसे यहाँ से माइनस हो सकते हैं। सैलरी में एक्सपेंस नहीं। इट मीन्स के सैलरी में लॉस आने के कोई चांसेस नहीं है। हमारे एग्जाम के अंदर चूंकि सैलरी का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, तो इसलिए इसके आने के चांसेस कम है। इससे नीचे होगा हमारे पास ये वाला एरिया, यानी समझ लें कि इसके आने के चांसेस 1-2% है। हाँ, 1-2 दफ़ा एग्जामिनर ने पे दर पे 2-3 अटैम्प्ट्स में पूछा हुआ है, लेकिन अब काफ़ी देर से छोड़ गया। लेकिन हम इसको करेंगे, इसके बेसिक मॉडल को दोबारा डिस्कस कर लेंगे इसको एक दफ़ा, ताकि एक गो थ्रू हो जाए कि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, ये इसका क्वेश्चन ना भी आए, आगे जाके इसने बिजनेस में यूज़ होना है, क्योंकि यहाँ आप सैलरी लेने वाले हैं तो बिजनेस सैलरी देने वाला भी तो है ना। तो वहाँ एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि इसने यूज़ होना है तो वहाँ इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इसको छोड़ नहीं सकते। आगे है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 2 चीज़ें आपको एग्जाम में मिलेंगी। एक मिलेगा इसका चार्जेबल रेंट और फिर इसके एक्सपेंसेस। यहाँ सूटेबल वर्ड डिडक्शन का है, एक्सपेंसेस की बजाय लॉ का वर्ड यूज करता है डिडक्शंस। सैलरी में कोई डिफाइंड लिस्ट नहीं है कि ये इनकम एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को दे सकता है, कोई डिफाइंड लिस्ट। जो चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता है, एसेट भी दे सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, बहुत कुछ यहाँ लॉ ने डिफाइन कर दिया। सिर्फ 4 ही तरह की इनकम है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ सकती है, और प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ कभी भी आपने नहीं सोचना, गाड़ी को नहीं सोचना, चेयर को नहीं सोचना, मूवेबल एसेट्स को कभी नहीं सोचना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जा सकता है। मॉडल यही होगा, चार्जेबल रेंट माइनस एक्सपेंसेस। 4 एक्सपेंसेस हैं, 8 एक्सपेंसेस हैं, बड़ा डिफाइंड एरिया है ये वाला। ठीक होगी बात। यहाँ लॉस आ सकता है, यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए तो लॉस में चले गए, अगर कम हुए तो आप गेन में चले जाएंगे। ठीक, ये इनकम में ही, दोनों हेड्स इनकम में ही रहेंगे, इनके ऊपर कोई अलग टैक्स रेट्स एप्लीकेबल नहीं है। बिजनेस का जो मॉडल हमें मिलता है नॉर्मली एग्जाम के अंदर, मॉडल बेसिक क्या है इसका, वही कि आपकी इनकम लेस डिडक्शन या एक्सपेंसेस कह लें, यहाँ यही मॉडल चलेगा। यहाँ पर भी प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं एग्जाम में। सर ऐसा पॉसिबल है कि ये जो बिजनेस इनकम है, जैसे फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं, उनकी इनकम तो होती है लेकिन उसके साथ एक्सपेंसेस नहीं एसोसिएट होते हैं? कौन सी इनकम? जैसे फ्रीलांसर्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनकी सिर्फ इनकम होती है, एक्सपेंसेस वगैरह नहीं होते, तो उससे भी हम बिजनेस इनकम नहीं लेंगे क्योंकि उसके एक्सपेंसेस तो नहीं आ रहे हैं।
नहीं, एक्सपेंस की वजह से आप किसी हेड ऑफ इनकम की नेचर चेंज नहीं कर सकते कि चूंकि इसका एक्सपेंस नहीं है लिहाजा ये हेड नहीं है, उसकी तो क्राइटेरिया ही और है। इनका सवाल ये है कि अगर किसी इनकम के एक्सपेंस नहीं है तो क्या उसको बिजनेस इनकम नहीं कहेंगे? ऐसा नहीं है, उसका लॉ ने डिफ़ाइन किया हुआ है। लॉ ने यहाँ सैलरी को डिफ़ाइन किया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया, बिजनेस इनकम को डिफ़ाइन किया, कैपिटल गेन को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो उसकी डेफिनेशन को देखा जाएगा कि ये बिजनेस इनकम है या नहीं है। कैपिटल गेन्स में जो नॉर्मल मॉडल हमें मिलता है वो मिलता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, है वही इनकम माइनस एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ टिपिकल मॉडल मिलता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट का। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी हमें इनकम माइनस डिडक्शंस का मॉडल मिलता है। कैसे पता चलेगा कि ये किसकी चीज़ में है? सिर्फ मैं एक एक क्राइटेरिया आपको बताता हूँ। अगर आप एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में हैं, व्हाटसोएवर सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, द अमाउंट यू आर रिसीविंग दैट इज टैक्स अंडर द हेड सैलरी, वो आपको मिल जाए, आपके एसोसिएट्स को मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, वो सैलरी में ही जाएंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नहीं है तो वो सैलरी नहीं कहलाएगी, ये बात याद रखें। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की क्या क्राइटेरिया है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से होनी चाहिए। जैसे रेंट, मैंने एक एग्जांपल देता हूं, रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही जाएगा। आगे लॉ बिजनेस को डिफाइन करता है, वो कहता है जी अगर आपका कारोबार कोई प्रॉफिट कोई गेन किसी बिजनेस से आ रहा है, कोई कॉमर्स से आ रहा है, वो किस में जाएगा? बिजनेस में जाएगा। यह एक मिथ है। मिथ ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो जायज़ कारोबार होता है, यानी आप क्या करते हैं, फर्नीचर का कारोबार करते हैं, आप स्कूल चलाते हैं, आप कॉलेज चलाते हैं, आप बसेस चलाते हैं, यही इसी को बिजनेस कहते हैं। लॉ ने कोई ऐसी बात नहीं की गई। आप चर्च बेचते हैं, हेरोइन बेचते हैं, आप लोगों के गले काटते हैं, असैसन हैं बहुत बड़े, सौलत मिर्ज़ा हैं, आपका काम ही ये है। तो लॉ को इस बात से कोई गर्ज नहीं। आप पीर हैं किसी मज़ार के ऊपर, आपका काम ही ये है कि एक जगह जहाँ भी आप थोड़ी सी देखते हैं जगह, उसके ऊपर मज़ार बना के बैठ जाते हैं, गला लगा देते हैं। अगली जगह देखी वहाँ भी गला लगा दिया पकड़ के। जो बंदा भी मरने के करीब होता है, आप जनाब उसके ऊपर जनाब बैठ के उसे दुआ करवानी शुरू कर देते हैं, और जब वो मर जाता है उसकी कब्र बनाते हैं। ये आपका कारोबार है, तो आपकी बिजनेस इनकम है भाई। लॉ का लीगैलिटी के साथ कोई तल्लुक नहीं है, ये बात जहन में बैठा के रखें। ये एक मिथ होती है लोगों के जहन में कि यार ये हमेशा बिजनेस से मुराद कोई भी बिजनेस हो सकता है। स्मगलिंग है, बिजनेस करते हैं आप, इट्स ओके। कैपिटल गेन्स, यहां पर कैपिटल एसेट्स का होना जरूरी है। इसकी टिपिकल एग्जांपल शेयर्स की है। अच्छा, एक बात याद रखनी है यहां पर कैपिटल गेन्स के लिए, कैपिटल एसेट से जो इनकम आएगी वो कभी कैपिटल गेन नहीं होगा। ये एक बड़ी मोटी बात बता रहा हूं। कैपिटल एसेट से जो इनकम आएगी वो कैपिटल गेन नहीं होगा। जैसे शेयर से डिविडेंड मिला आपको, डिबेंचर पे इंटरेस्ट मिला आपको, समझ आ रही है, उसको हम कैपिटल गेन्स नहीं कहेंगे। शेयर्स के ऊपर बोनस मिल गया आपको, कैपिटल गेन नहीं है। स्टॉक डिविडेंड मिल गया, कैपिटल गेन्स नहीं है। वो उस कैपिटल एसेट को डिस्पोजल से जो गेन आएगा ना, वो आएगा कैपिटल गेन में। देखिए, बड़े मेजर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं कि घूमना नहीं है, मिक्स नहीं करना चीजों को। यहां क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्टी। यहां क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। यहां क्या होना चाहिए? बिजनेस रिलेशनशिप। यहां कैपिटल एसेट होने चाहिए। शेयर्स की मैंने एग्जांपल दी, लैंड और बिल्डिंग है। अच्छा, आप देखिएगा, लैंड और बिल्डिंग से रेंट आया तो क्या कैपिटल गेन हो सकता है? मैंने कहा उससे जो इनकम आएगी वो कैपिटल गेन, वो कहां जाएगा? वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, रेंट चला गया। उस कैपिटल एसेट को बेचने से जो इनकम आएगी वो यहां आएगी। शेयर्स को बेचने से कैपिटल गेन जनरेट होगा, डिविडेंड इधर आएगा या इधर आएगा। अब लॉ ये कहता है कि अगर कोई हेड इन चारों में नहीं है तो उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दें।
इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इनको प्रायोरिटी पे रखना है और फिर इधर लेकर आना है। अच्छा, इसके अंदर भी लॉ ने क्या किया हुआ है, लिस्ट प्रोवाइड की है, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट, रॉयल्टी, इस तरह की पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है। टिपिकल उससे पता चलता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अब सुनिएगा, अगर मेरा कारोबार रॉयल्टी लेना है, डिविडेंड लेना, जैसे बैंक्स हैं तो बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, सूद लेते हैं, या प्रॉफिट कह लें, मार्कअप कह लें, वो इधर नहीं लिखेंगे, वो इधर लिख देंगे। अब उन्होंने प्रॉफिट इधर लिख दिया, अब इधर नहीं आ सकता। अब इमरान शहजाद सूद खा रहा है, क्या मेरी सैलरी है? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप नहीं है। क्या ये लैंड और बिल्डिंग है? नहीं है। क्या ये मेरा कारोबार है? नहीं है। या क्या ये कैपिटल एसेट है? डिस्पोज नहीं। तो फिर कहाँ लिखूंगा? इधर। डिविडेंड मैं इधर लिखूंगा, बैंक इधर लिखेगा। अब ये फाइनल में क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जो इनकम है वो दो हेड्स ऑफ इनकम में जा रही? जी बिल्कुल पॉसिबल है। प्रॉफिट ऑन डेट इधर आएगा, इधर भी आ सकता है अगर आपका बिजनेस है तो। इंटरेस्ट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अच्छा, अब क्या किसी के प्रोफेशन से पता चल जाएगा कि ये बिजनेस है या सैलरी है? द आंसर इज नो। रिलेशनशिप से पता चलेगा। मैं कहता हूं एक साहब पेंट करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो उनकी जो इनकम है वो कहाँ जाएगी? बताएं। अगर कोई साहब पेंटिंग करते हैं तो उनकी इनकम कहाँ जाएगी? सैलरी में जाएगी या बिजनेस में जाएगी? हाँ, शाबाश। अगर तो वो अपना इंडिपेंडेंट काम करता है तो फिर उसका बिजनेस है, लेकिन अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉई है वो, तो फिर सैलरी। डायर का भी ऐसे ही है। तो रिलेशनशिप डिसाइड करेगा। आप कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? होना तो टोटल ही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? इधर कर ले। नहीं, बहुत फर्क पड़ेगा भाई। एक तो टैक्स रेट का फर्क पड़ जाएगा, सैलरीड और नॉन सैलरीड का। दूसरा, सैलरी में एक्सपेंसेस अलाउ। आप डेली जाते हैं एक फैक्ट्री में और डेली वापस घर आते हैं और वहां से सैलरी लेते हैं, ये आपका पेट्रोल लगना खत्म, कोई बेनिफिट नहीं है पेट्रोल के लगने का। खाना खाते हैं, कोई नहीं है। लेकिन अगर आप उस फैक्ट्री में मुलाजिम नहीं हैं, आप काम करके वापस आते हैं, तो ये जो पेट्रोल की कंजम्पशन है ये आपका एक्सपेंस बनेगा। आप वहाँ खाना खाते हैं तो ये आपके एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, तो आपके एक्सपेंसेस अलाउ होना शुरू हो जाएंगे। तो फ़र्क पड़ेगा। रूम के चेंज होने से उसके मोडेलिटी भी चेंज होगी। अंडरस्टैंड? सर, ये क्वेश्चन में क्लियरली वैसे बताता है एग्जामिनर कि अगर फॉर एग्जांपल इनकम प्रॉपर्टी से है वो बिजनेस इनकम में भी जा सकती है, तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट आता है? इसको आज जो है वो एक ही होता है। उनका सवाल ये है कि एग्जामिनर क्या क्लियर कट की बात बताता है कि ये किस हेड में जा रहा है, या क्वेश्चन वेग होते हैं? इनका ये सवाल है। कोई जवाब दे सकता है इनका? कैसे होगा? ये तो आपने सिचुएशन को खुद परसीव करके क्वेश्चन के मुताबिक उसको डिसाइड करना है। 90% स्टूडेंट को पता चल जाता है कि ये कहाँ पर है। 90% स्टूडेंट को लाइन के पढ़ने से फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस हेड में चीज़ जा रही है, राइट? और 90% स्टूडेंट को, बल्कि 99% नहीं समझ आती कि ये कहाँ जा रहा है। 90% समझ आ जाती है और 99% ये नहीं समझ आती कि किस हेड में जा रहा है। कितनी खूबसूरत बात की है मैंने। 100% से ही मैं ऊपर निकल गया हूँ। जो बच्चा तो पढ़ के बैठता है बाशऊर, वो 90% उसको समझ आ जाती है कि ये मैंने इसको कहाँ लिखना है। और जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, जो किसी और ही ऑब्जेक्टिव के लिए जनाब उसका कोई मकसद ही और है ज़िंदगी में, उसको 99% इंशाल्लाह समझ नहीं आनी कि मैंने कहाँ डालना है इसे। अब आप फैसला करें कि यू आर इन 99% और 90% आप कहाँ पर हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने जवाब दे दिया आपको। वेयर यू आर फीलिंग, 90% और 99%? 90% आपको समझ आ जाएगी। और जहाँ 10% नहीं समझ आएगी वहाँ हो सकता है कि एग्जामिनर खुद भी कंफ्यूज हो, उसने कोई ऐसी वेग टर्म यूज़ की है जिससे पता नहीं चल रहा। मेनली आपको पता चल गया ना, जो मैंने बेसिक कैटेगरी बता दी है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। चले, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपको, आप मुझे आपने फैसला करके बताना है कि वो इनकम कहाँ जाएगी।
मैं एक फर्म का पार्टनर हूं और मुझे वो सैलरी दे रहे हैं, और बहुत सारी फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी देती हैं, मैं जानता हूं, हमने काम भी किया हुआ है। बताएं मैं उस सैलरी को कहाँ लिखूं? इधर 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 या इधर? कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? कहाँ लिखूं? सैलरी में। नहीं भाई, मेरी फर्म मुझे सैलरी दे रही है, कहाँ लिखूं? नहीं, ये इन पांचों में से किसी जगह पर आपने लिखना है, कहाँ लिखूं? अगर आप सैलरी पार्टनर हैं तो फिर सैलरी में शाबाश, और अगर नॉर्मल है फिर आप बिजनेस इनकम में जाएगी। सैलरी में जाएगी, बाकी जो प्रॉफिट शेयर होगा वो जाएगा बिजनेस। सैलरी को प्रॉफिट शेयर। आजकल बकरे आ रहे हैं ना मार्केट में, तो किसी बंदे को भेजा जाए कि जनाब तुमने बकरे की पुठ देख के फिर ही बकरा खरीदना है, ये उसको बेसिक क्राइटेरिया बता दिया गया। वो जाता है और जाते ही उसके कान मरोड़ के चेक करता है कि ये कैसे, ये इसको चाबी लगती है वो ले आता है बकरा घर। उससे पूछा जाता है कि भाईजान आपने बकरे की पुठ चेक की थी? कहता जी वो तो मैंने चेक नहीं की, कान मरोड़े थे मैंने इसके। आपको मैंने क्राइटेरिया क्या बताया है सैलरी का, मुझे ये बताएं। मैं कह रहा हूं वो पार्टनर है फर्म में, आप एम्प्लॉयमेंट को भूल गए हो, तो फिर कंफ्यूज तो आप होंगे। मैंने कहा एक शख्स अपनी फर्म में पार्टनर है, मेंबर है उसका, उसको सैलरी मिलती है, तो क्या मैंने कहा, मैंने यहां क्या वर्ड यूज किया है? एम्प्लॉयमेंट का। तो सैलरी में तो आ नहीं सकता, बड़ी सीधी सी बात है। वो सैलरी में क्यों? यहां एम्प्लॉय, ये बेस आपने छोड़ दी, किसी और जगह पर जो है वो चले गए हैं। ये सैलरी नहीं हो सकती, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से बाहर है वो। किताबों में बेशक लिखता रहे कि मैं इसका सैलरीड पर्सन, भी पार्टनर है आप इसके, ये तो शेयर फ्रॉम एओपी है, उसमें जाना चाहिए आपका हिस्सा। यू गॉट द पॉइंट? क्लियर होगी बात? अच्छा जी, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिसको आपने जहन में रखना है जी। सर एम्प्लॉय एक टाइम में एक ही एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है? नहीं, लॉ ने कोई मना नहीं किया, जहां मर्जी 10 एम्प्लॉयमेंट्स करे, वो फिजिकल भी एम्प्लॉयमेंट करे, ऑनलाइन भी एम्प्लॉयमेंट करे, एक एम्प्लॉयमेंट छोड़ के दूसरी एम्प्लॉयमेंट में चला जाए। इनका सवाल ये था कि क्या एक ही जगह एक एम्प्लॉय हो सकता है? दो जगह पर भी हो सकता है। एक जगह पर फिजिकल है, दूसरे में वो जनाब वो कहते हैं जी आपसे हम कुछ नहीं कहते, आप हमारे एम्प्लॉय हैं, सिर्फ हमें फ़ोन करके बता दिया करें कि यहाँ ये कर लें, यहाँ ये कर लें, इस तरह से कर लें। मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ, हमारी एक एयरलाइन है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो चुके हुए हैं। वो फ़ोन के ऊपर ही जहाज़ चल रहा होता था तो वो बातें कर रहे होते थे कि वो कह रहे थे जी ये मसला बन गया है, वो कहते हैं फ़लानी नॉब किधर है, वो कहते हैं इधर है, फ़लानी किधर है, ये वाली नॉब चेक करो, ये किधर है, ये फ़लाँ पेज जो है ना इसका वो ज़रा लूज़ करो तो ये ठीक हो जाएगा। अब वो कहाँ है? हवा में, ये नीचे खड़े हैं और वो ऐसे ही जॉब करते हैं। कर सकते हैं आप, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अमेरिका में आप जॉब करें, कोई मसला नहीं है। वर्क फ्रॉम होम आज तो बड़ा आम हो गया है, कोरोना ने आपके बड़े मसाइल हल कर दिए हैं, है ना, तो कर सकते हैं आप जी। जहाँ पे सैलरी का लफ्ज़ आ गया वहाँ पे तो पता नहीं चल गया कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, ये पता नहीं चलेगा। मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट से सैलरी पता चलेगी, आपने कहा सैलरी से एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। इस तरह नहीं होगा, सैलरी से पता नहीं चलेगा। मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट सैलरी को डिफाइन करेगी, आप सैलरी से एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, यही तो फाइनल का पेपर है। क्या स्टूडेंट सैलरी का वर्ड सुन के जाता है, या मैंने कहा बकरे की पुठ देख के लेकर आना, आप पूरे बकरे पे चले गए हैं, आप सैलरी को फोकस कर दिया, जबकि लॉ ने कहा एम्प्लॉयमेंट को फोकस करो। एम्प्लॉयमेंट को फोकस करके आपने सैलरी के ऊपर आना है। अगर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, बेशक उसको कमीशन कहा जाए, बेशक उसको प्रॉफिट ऑन डेट कहा जाए, वो अब सैलरी बन जाएगी। एक एम्प्लॉयर कहता है मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, इसका नाम है कमीशन, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट इनकम, इसका नाम है इंटरेस्ट, इसका नाम है रेवेन्यू। रिलेशनशिप क्या है? एम्प्लॉयमेंट, हम उसको सैलरी ही कहेंगे, वो जो मर्जी नाम दे उसको। अगर लोग नाम के ऊपर जाना शुरू कर दें तो टैक्स डिवीजन इतनी की होगी कि आपकी सोच है,
इसलिए तो चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। डेफिनेशन देने का मकसद होता है ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके, ताकि इससे बाहर न। पाकिस्तान यही तो पिट रहा है कि भाई टेररिज्म को डिफाइन तो करो खुदा के वास्ते। टेररिज्म कहते किसको हो तुम, वो डिफाइन ही नहीं कर रहे। बाजी ये टेररिस्ट अटैक हो गया, फलाना भी टेररिस्ट है। हमारी पूरी दुनिया में यही तो हमारा वो केस बना हुआ है कि भाई टेररिज्म को डिफाइन करो भाई। क्या टेररिज्म किसी को डराना है, किसी के ऊपर अटैक करना है, किसी की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना है? अगर ये सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया जाए कि आज के बाद टेररिज्म इसको कहेंगे तो सबसे बड़ा टेररिस्ट फिर अमेरिका बन जाता है। इसलिए टेररिज्म को डिफाइन नहीं कर रहे। वो दाढ़ी और टोपी को कहते हैं ये है टेररिस्ट, इसकी यही डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन का लॉ में मकसद यही होता है ताकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई है? तो ये पहला फ्रेमवर्क था। क्यों इसको डिफाइन करना ज़रूरी है? क्योंकि इनके मॉडल्स अलग अलग हैं। आप चीज़ को शिफ्ट करेंगे तो उससे उसकी टैक्सेशन के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपको सेपरेट ब्लॉक की आइटम्स मिलेंगी वो इधर मिलेंगी और कुछ आइटम्स आपको सेपरेट ब्लॉक की इधर मिलेंगी। बिजनेस में एफटीआर की आइटम्स आपको कुछ मिलेंगी, वो भी सेपरेट ब्लॉक ही है। अब ये सेपरेट ब्लॉक क्या बला है? सेपरेट ब्लॉक, अब दोबारा जहन में दोहराएं, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1। फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 में एक रेट है सैलरीड के, एक है नॉन सैलरीड के प्लस एओपी के, और एक है कंपनी के। इनको मैं पर्सनल रेट्स कहता हूं, मैं खुद। इसके अंदर एक और कैटेगरी है जहां पर उसने इनकम के अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं। इंटरेस्ट के ऊपर ये होगा, सिक्योरिटीज बेचेंगे तो ये होगा, राइट? अब दोबारा सुनिएगा, जब आप इन सारी इनकम को कैलकुलेट करेंगे ना, दोबारा सुनने, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सारी इनकम यहाँ लिखेंगे, हर एक जो भी आपकी है, हेड, ये 5 के अलावा छठा हेड कोई नहीं है, आप यहाँ लिख देंगे। इनमें से वो इनकम जिनके पार्ट 1 के अंदर, जिनके रेट पार्ट 1 के अंदर, जिनके रेट पार्ट 1 के अंदर इनके अलावा लिखे होंगे, उनको सेपरेट ब्लॉक कहेंगे। यानी आप शुरू हो जाएं नॉन सैलरीड एओपी के रेट्स, सैलरीड के, कंपनी के, इसके बाद पार्ट 1 में जितने रेट्स भी चलेंगे, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने देखना जाके आज कि पार्ट 1 में इन तीनों को निकालने के बाद कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसके ऊपर अलग रेट्स हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। यानी लॉ ने उन इनकम्स को अलग कर दिया, इनके ऊपर ये वाले रेट्स नहीं लगने, सैलरीड नॉन सैलरीड कंपनी के, उनके अपने ही रेट्स हैं। उनके क्या हैं? अपने ही रेट्स हैं। मैं आपको मिसाल दूं इसकी, आप में से कुछ मैरिड हैं, कुछ अनमैरिड होंगे। शादी के ऊपर सबको खाना खिलाया जाता है, ऐसे ही है। दूल्हे के लिए कुछ डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दूल्हे को उसके बाद दूध भी पिलाई रस्म भी होती है। वो सबको तो नहीं दूध पिलाया जाता, वो ख़ास गिलास होता है जो सिर्फ उसके लिए होता है, खाना तो खिलाया जा रहा है। इसी तरह हर इनकम पे टैक्स लगना है, अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो। कुछ बाराती होंगे, वो बारात ये है, वो बारात ये वाली है, जो सारे इकट्ठे होंगे एक ही टैक्स रेट लग जाएगा, ये बारात है। और कुछ के साथ स्पेशल सलूक किया जाएगा। क्या दूल्हे को बारात के अंदर बिठाया जाता है? द आंसर इज
नो, इसलिए हम उसको यहाँ से निकाल देंगे, सेपरेट ब्लॉक है, उसकी स्टेज अलग होगी। फिर जब खाना खिलाएंगे इधर तो उसका खाना भी ये देखें, पहले उसको वहाँ से निकालेंगे, फिर उसके बाद खाना उसका अलग होगा। बारात का खाना ये चल रहा है ऊपर, जनरल, जिसको जनरल अवाम कहते हैं, अवामुन्नास, वो ये चल रही है। अब समझ आ रही है? क्लियर होगी बात? यहाँ से निकालना है और उसका स्टेज अलग रखना है, ये उसका सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। राइट? क्लियर होगी बात? ये आ गई, ये हमारी। तो आपने फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 को जाके पढ़ना है। पार्ट 1 से मुराद वो इनकम जो अलग लिखी हुई हैं। क्या वो इसका हिस्सा होंगी? बिल्कुल होंगी। अब आप मेरे से पूछेंगे सर ये जो FTR और ये क्या लिखा आपने, ये भी सेपरेट ब्लॉक ही है। इसमें सिर्फ एक फ़र्क ये है, FTR के अंदर एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते, इसमें एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं। एक मोटा फ़र्क मैंने आपको बता दिया। FTR के अंदर एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते हैं, इसमें एक्सपेंसेस अलाउ, इसमें एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, इसमें एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। ठीक हो गया? ये आइटम्स आपको अलग मिलेंगी। FTR का एक सेक्शन है, वो बेशक उसका रेफरेंस लिख लें, सेक्शन 169। ये डिफाइन करता है FTR को। पढ़ना चाहें तो आप पहले पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा कि FTR से क्या मुराद है। यहाँ एक प्रॉब्लम है, मैं पहले ही डिफाइन कर दूं, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल के ऊपर आऊँगा तो आप मेरे से वो बार बार सवाल करेंगे। इशू ये है कि सेक्शन 169 ये कहता है कि FTR का हेड ऑफ इनकम कोई नहीं होगा। उससे क्या मुराद है कि हम उसको इसका पूरे इस बारात का हिस्सा ही नहीं बनाना, उसको अलग ही रखना है यहाँ पे। ठीक? उस रखना ही नहीं है, इनकम में लिखना ही कहीं नहीं है, सेक्शन ये कहता है। अब जरा एक बात, ये रूल है, ये लॉ है। रिटर्न के अंदर भी ऐसे ही होता है। आप जाएंगे रिटर्न के अंदर तो अलग से आपको FTR की आइटम्स मिल जाएंगी, फिक्स टैक्स की, जिसको फिक्स टैक्स कहते हैं, वो अलग मिल जाएंगी आपको। एग्जामिनर क्या करता है, ICAP क्या करता है, ICAP उन हेड्स को अपनी जैसे सेपरेट ब्लॉक को ट्रीट करता है, उनको भी अपने हेड में डालता है यहाँ, और फिर यहाँ से माइनस करके उसका ऐसे ही ट्रीटमेंट ले रहा है जैसे FTR का होता है। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था FTR का कोई हेड ऑफ इनकम होता ही नहीं है, तो एग्जामिनर तो यहाँ, भाई एग्जामिनर अपनी एक अप्रोच पे चल रहा है, हम भी उसको फॉलो कर सकते हैं, हम भी उसको फॉलो कर सकते हैं। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि एग्जाम में उसकी रिक्वायरमेंट होती है व्हाट इज द टैक्सेबल इनकम, तो वो पहले बताता है टोटल इनकम में डाल के कि भाईजान ये टोटल इनकम है, उसमें FTR NTR सब कुछ डाल देता है। वो कहता है तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, फिर यहाँ से वो जाके बाद में इसको अलग कर देता है, यहाँ टैक्स डाल देता है। कुछ पेपर्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ उसने FTR को कहीं नहीं लिखा, लिखा ही नहीं। यहाँ पे देखें ना, यहाँ से लिख लिया, यहाँ से माइनस कर लिया, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा सुन लें, यहाँ लिखे ही ना, माइनस भी ना करें, फिर भी इस आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ लिख के यहाँ से माइनस कर दे, फिर भी इस आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी। बाज ICAP के एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ने ये किया हुआ है कि सेपरेट ब्लॉक को यहाँ रखा है, यहाँ से माइनस कर दिया। जब यहाँ टैक्स ऐड किया ना सेपरेट ब्लॉक का, तो यहाँ उसने क्या किया कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का प्लस FTR का दोनों का टैक्स ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आंसर में कोई फर्क, यहाँ तीनों चीज़ों को ऐड करके माइनस कर दे, तीनों को, यहाँ तीनों का टैक्स ऐड, यहाँ टैक्स तो ऐड होना ही होना है। या दूसरा काम आप ये करें कि यहाँ दो इनकम को ऐड करें, दो ही माइनस करें, यहाँ टैक्स तीनों का करें। इससे ये पता चला कि जब टैक्स की कैलकुलेशन होनी है वहाँ तमाम सेपरेट ब्लॉक का टैक्स आना ही आना है, ये कन्फर्म है, ये सब एग्जाम में ऐसे ही होना है। बाकी एक अप्रोच बच गई कि कुछ यहाँ पर FTR को लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं लिखते, लेकिन लेटेस्ट एग्जाम में कहीं कहीं मैंने देखा कि वो लिखता है, तो आप भी यहाँ लिख सकते हैं
आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ही अप्रोच को फॉलो करें, दो अप्रोच को घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए, हम पहले इसको करते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर ये कौन सा होगा। ये आपका टोटल होगा, इसमें सेपरेट ब्लॉक भी आ जाएगा, इसमें एफटीआर की इनकम भी आ जाएंगी और इसमें एनटीआर की भी इनकम आ जाएंगी। सारे का सारा विदहोल्डिंग टैक्स यहां से माइनस करना। क्यों? क्योंकि भाई इसके ऊपर आपकी बारात भी है, दुल्हा भी है, दुल्हे की माँ भी है, उसका बाप भी, सारे यहाँ मौजूद हैं। ऐसे ही है ना, मैंने सारी इनकम को यहां तक ले आया हूं, तो इसलिए एडवांस टैक्स यहां सारे का सारा आंखें बंद करके माइनस कर देना है। क्या जो मैंने फॉरेन में टैक्स दिया वो भी माइनस करूं? सवाल है ना। सर आपने कहा सारे टैक्सेस माइनस कर दें, तो आपने अभी कहानी सुनाई है कि यहाँ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान फॉरेन सोर्स इनकम भी होगी, क्या उसका टैक्स भी माइनस? गलती से भी फॉरेन टैक्स को आपने माइनस नहीं करना। ये बात कहीं लिख लें, आपका जो एडवांस टैक्स फॉरेन सोर्स का जो होता है वो उसको एडवांस टैक्स कहते ही नहीं है। यहाँ विदहोल्डिंग टैक्स पे आपने कभी भी फॉरेन टैक्स को माइनस नहीं करना, गलती से भी। यहां सिर्फ वही एडवांस टैक्स आएगा जो पाकिस्तान में आपने पे किया है। यहां से एडवांस टैक्स कौन सा है? सिर्फ पाकिस्तान, फॉरेन सोर्स को माइनस नहीं करना। एक बात मुझे कह रही जो हमने रिकॉल कि डबल टैक्सेशन नहीं होनी, ठीक है, वहाँ टैक्स पे कर दिया तो यहाँ नहीं देना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये किसने कहा है टैक्स नहीं? ये किसने कहा है कि ये वहाँ टैक्स देना तो यहाँ नहीं देना? क्योंकि वहाँ पे दे दिया है, तो इससे मुराद ये थोड़ी यहाँ नहीं देना। एक ही इनकम के ऊपर टैक्सेशन डबल हो जाएगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन एक है डबल डेरिवेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड डबल, वो है डबल टैक्सेशन का सेक्शन 73 था ना, वो कहता है कि एक इनकम 2 दफ़ा टैक्स नहीं होगी। क्या उसने ये कहा है कि पाकिस्तान से या बाहर पूरी दुनिया में भी कई इनकम टैक्स होगी तो पाकिस्तान में दोबारा टैक्स नहीं होगी? क्यों जी? उससे ये मुराद तो नहीं ले सकते। पाकिस्तान में जो इनकम एक दफ़ा टैक्स होगी वो दोबारा टैक्स नहीं होगी। रसीद पे होगी तो अक्रूवल पे नहीं होगी, अक्रूवल पे होगी तो रसीद पे नहीं होगी। कॉन्सेप्ट तो यही है ना। क्या उससे ये बात हम इन्फर कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोई इनकम टैक्स हो गई, अब दोबारा वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी, तो हमारा ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट ही गिर जाता है? कॉन्सेप्ट गिर गया ना कि आप रेजिडेंट हैं, आपने उन तमाम इनकम के ऊपर जहां बाहर टैक्स लग चुका है वह दोबारा ऐड नहीं करनी, तो कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म हो जाएगा ये वाला। बाहर पूरी दुनिया में अक्सर इनकम पे टैक्स लगा होता है, या आप टैक्स चोरी कर रहे होते हैं। ऐसे ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ इस बात को ज़हन में रखना है, वो जो टैक्स होता है ना वो इधर ख़त्म हो जाता है आके। वो जो आपने बात की है ना बाहर के मुल्क में टैक्स लगाओ, वो यहाँ ख़त्म होता है आके, उसका इम्पैक्ट यहाँ हम ख़त्म करते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट के अंदर। ये बात याद रखें। आपका टैक्स पेएबल पाकिस्तान के एडवांस टैक्स की वजह से रिफंड आ सकता है, फॉरेन की वजह से कभी रिफंड नहीं आ सकता। ये बात ज़हन में रखिएगा। पाकिस्तान सोर्स इनकम की वजह से आपका टैक्स रिफंड हो सकता है, जो आपने पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क को दिया हुआ है उसकी वजह से कभी आपको रिफंड नहीं मिलना। अगर आपका आंसर यहाँ पर नेगेटिव भी आ गया ना, ये बात याद रखें, तो ये निल गिना जाएगा, इसको नेगेटिव नहीं गिना जाएगा। यहाँ आपका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात याद रखें। यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये मैं आपको बड़ी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो गलती नहीं करनी। 9:30 तक होती है मेरी क्लास। हाँ जी, 6:30 से 9:30 तक। हाँ जी, कर लें। मैं भी, मुझे पानी एक और गिलास में जुआ देना। सर क्वेश्चन, सर डबल टैक्सेशन में देखिए हम जब मोबाइल में इजी लोड करवाते हैं तो एक टैक्स कट जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ जी, उसके बाद पैकेज करते हैं फिर टैक्स कट जाता है। देखें एडवांस्ड टैक्स तो है ना। कैसे? मुझे सैलरी मिली, उन्होंने मेरा टैक्स काट लिया,
अब इनकी बात इनकी सुननी है आपने। मेरी सैलरी मिली, टैक्स कट गया। उस सैलरी से जाके उन पैसों से मैंने गाड़ी खरीद ली, उन्होंने भी मेरे से टैक्स ले लिया। मैं गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने गया, उन्होंने भी मेरे से टैक्स ले लिया। मैंने कहा टोकन लगा दो, उन्होंने फिर मेरे से टैक्स ले लिया। तो ये तो ट्रिपल टैक्स हो गया। नहीं, ये टैक्स है ही नहीं। हम गलत टैक्स के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। फिर अगर हम इसको टैक्स समझ रहे हैं, बताएं। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूं, टैक्स लायबिलिटी और एडवांस टैक्स में जमीन आसमान का फर्क है। आम सोने में फिर वही बात, फिर आम आदमी में और आप में क्या फ़र्क हुआ? वो कहते बताएं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या इंसान है, क्या है आप? आपको फैसला करना पड़ेगा ना। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं भाई, यही तो फ़र्क है। वो बंदा कहता है जी हर वो टैक्स जो मुझे देना पड़ रहा है वो टैक्स होता है। हम कहते हैं नहीं, ये एडवांस टैक्स है। टैक्स किसको कहते हैं हम? वो जो साल के बाद जाके लगना है वो है टैक्स। ये तो मुझको देना है। जो मैंने एग्जांपल दी, डेबिट क्या है? डिपार्टमेंट आपको डेबिट कितने से दे रहा है, क्रेडिट उसके बाद शुरू होने हैं। जी, आपने जो टैक्स को डिफाइन किया था कि ये टैक्स जो है जिसम का रेंट है, हम जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसके फीस हम लोग जी रेंट पे कर रहे हैं आपने। अब ये जो फॉरेन सोर्स इनकम है, इसमें तो जो पर्सन है उसने ये पाकिस्तान किया ही नहीं है, वो क्यों चाहिए इसके ऊपर? ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन सोर्स इनकम है, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक बात की थी कि ये टैक्स है क्या चीज़। हम जिस मुल्क के रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे किसी के घर को इस्तेमाल करेंगे उसका टैक्स देंगे, ठीक। ये कह रहे हैं कि हमने तो उस मुल्क के रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं किया तो हम टैक्स किस चीज़ का देते हैं? हम तो बाहर से ये पैसा कमा रहे हैं, तो हम उस मुल्क को, आप उस हमारे मुल्क के रेजिडेंट हैं या नहीं हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? तो पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप। आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, रोड प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है आपको, बैंक्स प्रोवाइड कर रही है आपको, है कि नहीं? तो इस मुल्क का कानून है कि आपको फिर फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स देना है। और अगर उस मुल्क में टैक्स दे चुके हुए हैं तो भाई आप उसका क्रेडिट लें हमसे। ये है पड़ा हुआ यहाँ पे। अगर आप उस मुल्क में टैक्स दे चुके हुए हैं तो ये क्रेडिट पड़ा हुआ है उसका। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आते हैं ज़रा इसके ऊपर। फुल टाइम टीचर, ये हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। यहाँ स्टेटस को डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। एओपी का तो पता चल जाएगा। यहाँ एक कन्फ्यूजन है, ज़रा मैं पहले वो ज़रा जनरेट उसको ख़त्म करूँ। यहाँ लिखते हैं एक क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, बीना एंड कंपनी इज़ अ लॉ फर्म। फर्म नॉर्मली हम पार्टनरशिप फर्म को कहते हैं, कंपनी हम कंपनी को कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है फिर? क्या ये कंपनी है या फर्म है? तो ये बात याद रखें, नाम से लॉ में इनकम टैक्स से पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। अक्सर ये ना तो कंपनी थी ना ये फर्म थी, ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में थी। जैसे हम लिखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, इमरान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, तो डिक्शनरी में आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे फर्म से क्या मुराद है। फर्म हम बिजनेस को कहते हैं आमतौर पर, कंपनी लिमिटेड कंपनी को कहते हैं कंपनी लॉ के अंदर। लॉ अपने आप को पहले डिफाइन करता है। वो कहता है तुम अकेले काम कर रहे हो, नाम तुम जो मर्जी रख लो, ABC एंटरप्राइजेज रख लो। ABC एंटरप्राइजेज AOP भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। ये बात याद रखें। पता कैसे चलेगा कि अगर वो एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, अदरवाइज उसको इंडिविजुअल कहेंगे। और कंपनी जो कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी
जिसके साथ लिमिटेड लिखा हुआ है, जो किसी SCP के SECP के साथ रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या किसी पुराने ऑर्डिनेंस में रजिस्टर्ड है, वो आ जाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें आ जाएगी, ट्रस्ट उसमें आ जाएगा, यूनिट ट्रस्ट उसमें आ जाएंगे, NPOs उसमें आ जाएंगी। वो सारी कंपनी की डेफिनेशन में है। अब शौकत खानम हॉस्पिटल लिखा हुआ है, क्या है वो तो ट्रस्ट है, तो लॉ उसको यहाँ रखता है, प्लेस करता कंपनी के अंदर। लॉ ने जिस चीज़ को डिफाइन करना है, हम उसकी ज़ाहरी शक्ल पे नहीं जाना। यही तो हमारा सब्जेक्ट है, यही तो एडवांस लेवल है टैक्स का, कि भाई ज़ाहरी शक्ल पे नहीं जाना। लॉ ने उसको क्या डिफाइन किया है, उसको क्या लुबादा, उसने कौन से ड्रेस दिया, उसको कौन से कपड़े पहनाए, उसके मुताबिक जाएगा वो, वरना तो आप काम ख़राब कर बैठेंगे। ओके, ज़रा अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। फुल टाइम ये क्रेडिट मिलेगा, अगर कोई साहब फुल टाइम टीचर या रिसर्चर है पाकिस्तान में, उनको ये क्रेडिट मिलेगा। अगर उनकी फॉरेन सोर्स इनकम है तो उनको ये वाला बेनिफिट मिलेगा, और उन्होंने टैक्स भी पे किया हुआ है। तो इससे ये पता चला कि ये वाला क्रेडिट सिर्फ रेजिडेंट को ही मिलेगा, नॉन रेजिडेंट के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम होनी नहीं है। तो इसका ताल्लुक तो है ही फॉरेन सोर्स इनकम के साथ, तो नॉन रेजिडेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इसका ताल्लुक सिर्फ सैलरीड पर्सन जो है वो एम्प्लॉयमेंट के साथ होगा। इस टैक्स क्रेडिट सैलरी के साथ मिलेगा आपको, सैलरीड के नहीं, सैलरी पे क्रेडिट मिलेगा ये वाला। डोनेशन है जी अंडर सेक्शन 61, कुछ इदारे ऐसे हैं जो ऐसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स हैं, इन इदारों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको अगर आप डोनेशन देंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, जिसको डोनेशन कहते हैं। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करें तो उसके ऊपर भी आपको क्रेडिट मिलेगा। ये बात ऑब्वियस है कि आपने इस साल की जो लाइफ इंश्योरेंस पे कर दी 100, तो इस साल क्रेडिट मिलेगा, अगले साल आपने फिर पे कर दी, उस पर भी मिलेगा, अगले साल आपने पे कर दी, इस पर भी मिलेगा। ये नहीं होगा कि पहले साल आपको 100 पे मिल गया, अगले साल बैलेंस क्या हो गया 200, तो इस पर मिल गया, अगले साल 300 हो गया। भाई ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ ये कहता है जो बेनिफिट एक दफ़ा मिल गया, क्रेडिट हो गया, दोबारा क्रेडिट नहीं मिलना। जो एक्सपेंस एक दफ़ा माइनस हो गया, दोबारा उसको माइनस, तो हर साल की जो कंट्रीब्यूशन उस पर मिलेगा। अप्रूव्ड पेंशन फंड का जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, किसी और को ये बेनिफिट नहीं मिलता। BMR ये कंपनीज़ के लिए हैं सारे के सारे, ये इंडिविजुअल के लिए या AOP के लिए नहीं है ये। बाकी ये आ गई सेपरेट ब्लॉक की और टैक्स लायबिलिटी, और इसमें से हम माइनस करेंगे। यहाँ हमारे पास एक आपको पार्ट 1 में मिलेगा मिनिमम टैक्स का इशू, वो बाद में पढ़ेंगे बिजनेस में जाके, ये बाद में इशू आएगा, और एडवांस टैक्स। तो इस तरह से हमने एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिस तरह के भी होंगे, उनकी डायमेंशन यही होगी। और आखिरी बात आप सुन लें, जो भी ये बात सुन लीजिएगा, तकरीबन 50 नंबर आपके कवर हो जाएंगे इस एक बात के ऊपर। क्या? जब भी कोई घर में क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें आपके क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और बिजनेस है, बाकी कोई हेड नहीं है। आपके क्वेश्चन में ज़कात है, बाकी कोई हेड नहीं है। आपके क्वेश्चन में फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, कोई और क्रेडिट नहीं है। आपने ये काम करना है कि जब टोटल इनकम का सोचना है तो सबसे पहले सोचना है सैलरी है इस क्वेश्चन में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है। अक्सर व बेशतर जब आप इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपकी डायरेक्शन सेट हो जाएगी कि यार वो चीज़ मैं छोड़ गया, वो है इसमें। वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आती, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करूं, उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अंडरस्टैंड? ज़कात माइनस की है यार, कहीं इसमें प्रॉफिट ऑन डेट तो नहीं है, कोई वर्कर वेलफेयर फंड तो नहीं है, कुछ सेपरेट ब्लॉक तो मैंने ऊपर नहीं ऐड की जो मैंने माइनस करनी है आगे। यार ये फुल टाइम टीचर हो ही नहीं सकता यार, ये तो सैलरी का क्वेश्चन ही नहीं है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ फॉरेन सोर्स इनकम ही नहीं है। डोनेशन, हाँ डोनेशन है, वो कौन सी है, ये वाली है या ये वाली है? कहीं इन्वेस्टमेंट शेयर में तो नहीं की हुई, ये सोचें। फिर यहाँ पर आके यार कोई सेपरेट ब्लॉक की आइटम तो नहीं मैंने इधर माइनस की हुई, उसका टैक्स लेना है, या कोई FTR की आइटम हो, सोचना है। कितने एडवांस टैक्सेस हैं
और एडवांस टैक्स माइनस करते हुए सोचना कि एग्जामिनर ने मेरे से टैक्स पेएबल मांगा हुआ है या टैक्स लायबिलिटी मांगी हुई है। अंधों की तरह काम नहीं करना। उसने टैक्स लायबिलिटी मांगी और आप एडवांस टैक्स भी माइनस कर, उसने एडवांस टैक्स दिया हुआ है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, वो देखता था कि इसने इसको पिक करता है या नहीं पिक करता। ऐसे ही होता है ना कि आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, आपने उसमें से चूज क्या करना है, यही आपकी गेम है। देखिए ना, एक रूम है, रूम के अंदर एक टूल पड़ा हुआ है, समझ लें कि जैसे उसको कहते हैं जी 12 की चाबी है, पूरे ऐसे कमरे में सामान लगा हुआ है। एक मैकेनिक अपने छोटे को कहता है जाओ भाई 12 नंबर की चाबी लेकर आओ। उसके सामने रेंच भी पड़े हुए हैं, स्क्रू भी पड़े हुए हैं, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। वो जाता है डायरेक्ट चाबी उठा के ले आता है, तो वो कहेगा शाबाश, पेपर पास। लेकिन अगर वो बच्चा जाता है, उसको लगता है कि ये 12 नंबर की चाबी है, राइट, कहता है प्लास को समझता है कि शायद ये भी कुछ इस तरह की चीज़ ही लगती है, स्क्रू भी उठा लाता है, एक 3-4 चीज़ें उठाता है, उसमें एक चीज़ सही है, 4 उसने गलत उठाई हुई हैं, तो उसका उस्ताद उसको पास नहीं करेगा। यही उस स्टूडेंट का हाल है कि जो पेपर में से मटेरियल को उठाता है, उसने वो तमाम रेलेवेंट चीज़ें उठाई होती हैं, लेकिन इररेलेवेंट चीज़ें भी क्वेश्चन में घुसेड़ देता है। फिर वो कहता है यार एग्ज़ाम के अंदर जो मैंने सोल्यूशन देखा है ना, वो सारी आइटम जो क्वेश्चन में थी मेरे क्वेश्चन में भी थी, तो मुझे उसने क्यों फेल कर दिया, मुझे क्यों निकाला, फिर वो ये कहता है। तो उसकी वजह क्या थी कि उसने वो वाली चीज़ें भी यहाँ मेंशन कर दी हैं जो नहीं वहाँ से उठानी थी। तो ये मत सोचें कि क्वेश्चन में सिर्फ वही चीज़ें होंगी जो उठानी है, उसने आपको इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। और कोई एक पेपर ऐसा मुझे आप दिखा दें आई कैप का जिसमें उसने इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो, वो देगा आपको इन्फॉर्मेशन। यही तो उसने टेस्ट करना है आपको। तो क्या हो जी, समझ आइए, एंजॉइंग जी, कुछ क्लियर हुआ है? नहीं, ये अब आगे जाके पढ़ेंगे, ये क्रेडिट्स में जाके पढ़ेंगे कि BMR होते हैं या नहीं होते। इनका सवाल ये है कि क्या ये जो क्रेडिट्स होते हैं ये आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे या नहीं होंगे। पहली बात तो ये है कि सिंपल बता दूं, ये वाले कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। BMR में कुछ ऐसे हैं जो अगले सालों में उसका हमें फ़ायदा मिलता है, ये बात याद रखें। और टैक्सेबल इनकम नेगेटिव नहीं होती, ये बात भी जहन में रखनी है। टैक्सेबल इनकम नेगेटिव नहीं होती, यहाँ नेगेटिव नहीं आंसर आपका आना चाहिए यहाँ या यहाँ पर, ये बात जहन में रखनी है। यहाँ नेगेटिव आंसर एग्जाम में कभी नहीं लिखना, या तो ये निल होगी या यहाँ कहीं हमने कैरी फॉरवर्ड लिखा होगा। ये बेसिक फ्रेमवर्क का हिस्सा है जी। 2 लोगों की फर्म थी, एक पार्टनर रिटायर हुआ, फर्म तो डिसॉल्व नहीं हुई होगी, फिर वो इंडिविजुअल पे रहेगी या फर्म पे रहेगी? 2 पार्टनर थे, एक चला गया। सेक्शन 95, 96, 97, 97A ये इसी इशू के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एक इंडिविजुअल था, वो फर्म में बदल गया, ठीक है, फर्म जो थी वो कंपनी में चली गई, इंडिविजुअल कंपनी बना दिया गया, तो वो वहाँ इंशाल्लाह जाके हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी बात इतनी तो ठीक है कि 2 थे, एक रह गया है, तो वो तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल बन गया, वो फर्म तो ख़त्म हो गई। हमारा फर्म के साथ इनका सवाल ये है कि पार्टनरशिप और फर्म का आपस में क्या है, फर्म बिजनेस डिसॉल्व नहीं हुआ, वो तो मौजूद है, लॉ का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लॉ ये कहता है कि क्या अब इसके मेंबर हैं या नहीं हैं। नाम, मैंने फिर कहा टाइटल डिपेंड नहीं करता। टाइटल क्या है, टाइटल से तो लोग लॉ को डिसीव करना शुरू कर देंगे। डेफिनेशन देखी जाएगी कि उस डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, अगर वो इधर है वो उसके साथ ही रहेगा, इधर चला गया तो वो ये बन जाएगा, उसको चेंज हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह जी कल हम जो है वो इसका फर्दर क्वेश्चंस के साथ अब हम 1 बाय 1 इसको लेके चलना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हमारा प्रॉपर कल से स्टार्ट काम हो जाएगा। हो चुका हुआ है, कॉमन रूल्स बता चुका हूँ, अब हम कल से इसको स्टार्ट करेंगे। दुआ करें मैं कल ना भूलूँ, कल टाइम पे इधर ही पहुँचूँ।